Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we will be studying a brief introduction on respiration in vertebrates, which is included in your paper first in unit third. What is respiration basically and why is it needed? Whether animals they live on water or on land, all animals must respire in order to keep themselves alive. To respire means to take in oxygen and give out carbon dioxide in a very broad sense. Some animals rely on simple diffusion through their skin to respire, while others have developed large complex organ systems for respiration. यानी कि एक जीवित जीव की प्रत्येक कोशिका पदार्थों के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का उपयोग करती है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा और ऊर्जा की मुक्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यदि शरीर से निष्कासित न किया जाए तो जीव द्रव्य के लिए विष का कार्य करता है। रेस्पिरेशन शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। एक सरल परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ एक जीव द्वारा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन है। जीव और उसके पर्यावरण के बीच गैसेस दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए निर्मित तंत्र जो होता है उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ के अंदर जो एनिमल सिंपल डिफ्यूजन से भी रेस्पायर कर सकते हैं और कुछ के अंदर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब शॉर्टली यदि देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर लार्ज सरफेस एरियाज होते हैं। वो या तो वायु के या फिर जल के कांटेक्ट में रहते हैं। दे आर इन कांटेक्ट विथ एयर और वाटर। इफ़ रिक्वायर डिफ्यूजन दे मस्ट बी मॉइस्ट, यानी कि यदि डिफ्यूजन द्वारा उनके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उनकी बॉडी को मॉइस्ट रहना बहुत आवश्यक है। नीचे आप चित्र में देख सकते हैं मोलस्क है। मोलस्क के अंदर गिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अंदर जो है साइफन्स के द्वारा पानी अंदर जाता है। उसमें से जो है जो ऑक्सीजनेटेड वाटर है वो जो है गिल्स के अंदर जब पास होता है तो ऑक्सीजन ले ली जाती है गिल्स द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस पानी में ही डिज़ोल्व होकर और साइफन द्वारा बाहर निकल जाता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर स्पिरैकल्स एंड ट्रेकियल ट्यूब्स उपस्थित होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। और स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, इनके अंदर जो है बुक लंग्स होते हैं विच आर नॉट एक्चुअल लंग्स बट दे आर हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन। अब आते हैं वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में। तो कॉर्डेट्स के अंदर बेसिकली दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक तो होता है गिल्स जो कि एक्वेटिक कॉर्डेट्स यानी जल में पाए जाने वाले कशेरुकियों के अंदर गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एग्जाम्पल है फिशेस एंड एम्फीबियंस। दूसरा है लंग्स। लंग्स टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स जो थल पर पाए जाने वाले कशेरुकी हैं उनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एडल्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं एक्वेटिक गिल्स का कि किस प्रकार से मुंह के अंदर वाटर फ्लोज इन थ्रू द फिश माउथ। ये बेसिकली फ़िश के लिए बताया गया है चित्र में कि फ़िश के जो है मुख के अंदर पानी प्रवेश करता है और जो मसल्स हैं उसके माउथ के वो जो है पंप करते हैं वाटर अक्रॉस द गिल्स। और ये जो है गिल फिलामेंट्स, ईच गिल फिलामेंट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ फिलामेंट्स दैट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। यानी गिल फिलामेंट्स जो हैं
वो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और इस प्रकार से वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर के अंदर जो बना है रेस्पिरेशन के फलस्वरूप, वो जो है वाटर के साथ ओपर्कुलम से जो है बाहर की तरफ उस फिश के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से वाटर फ्लोज थ्रू द माउथ, देन ओवर द गिल्स वेयर ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड एंड carbon dioxide and water are then pumped out through the operculum where carbon dioxide is removed from the body. So वर्टिब्रेट, ये बात हुई एक्वेटिक एनिमल्स की, जिसके अंदर मेनली फिशेस आती हैं। फिर आते हैं वर्टिब्रेट लंग्स जो कि टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एज यू मूव फ्रॉम एम्फीबियंस टू मैमल्स, यानी एडल्ट एम्फीबियंस जो हैं, जो लोअर लार्वल स्टेजेस हैं एम्फीबिया की, उसके अंदर तो जो है आपको जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स द्वारा मिलेगा। लेकिन जो हायर क्या ये कहना चाहिए एडल्ट एम्फीबियंस है, उसके अंदर आपको लंग्स भली भांति विकसित लंग्स मिलते हैं। तो एम्फीबियंस टू मैमल्स, ये जो है लंग्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं एंड द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स increases and this is to ensure that a greater amount of gaseous exchange is possible. Birds के अंदर by contrast they have lungs and air sacs which have only a one way flow of air. इसकी वजह से बर्ड्स के अंदर लंग्स के साथ साथ एयर सैक्स भी होते हैं और एयर सैक्स जो है इसके अंदर से वन वे फ्लो होता है एयर का। दिस अलाउज देम टू हैव कांस्टेंट कांटेक्ट विथ फ्रेश एयर, और ये एक अडेप्टेशन भी है विच एनेबल्स देम टू फ्लाई एट हाई ऑल्टीट्यूड्स वेयर देयर इज लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यदि हम अब ये एक कंपैरेटिव बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल कि आपको सैलमेंडर के अंदर किस प्रकार के जो है वर्टिब्रेट लंग्स देखने को मिलेंगे, लिजर्ड में किस प्रकार से लंग्स हैं, पिजन या बर्ड के अंदर किस प्रकार से हैं, और जो प्राइमेट या मैमल के अंदर किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलमेंडर की। तो आप देखेंगे नॉस्ट्रल्स से जो है होती हुई थ्रोट में जो है ऑक्सीजनेटेड या ये कहना चाहिए the air flows from the nostrils through the mouth and then throat के बाद जो है ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद जो है आपको लंग नज़र आ रहा है। इसके अंदर एयर सैक्स अनुपस्थित हैं। अब यदि हम बात करें स्कॉलेडॉन की, तो डॉगफिश जो है जलीय प्राणी होने के कारण श्वसन के लिए पूर्णतः जल में घुली हुई ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। इस प्रकार जो श्वसन है वो जलीय होता है और पूर्ण रूप से वैस्कुलर गिल्स द्वारा संपादित होता है। अब ये बात हुई फिशेस के अंदर। नेक्स्ट यदि हम बात करें एम्फीबियंस की, इसके अंदर हालांकि चित्र नहीं है लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्टरी मैं आपको बता देती हूँ कि रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स जो है वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी बाह्य त्वचा के गीले तल से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। दूसरा होता है मुख ग्रसनी गुहा के अस्तर से या बकल रेस्पिरेशन, और तीसरा होता है फेफड़ों द्वारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो प्रत्येक प्रकार के श्वसन के अंतर्गत गीली उपकला यानी जो मॉइस्ट एपिथेलियम है, इसके निकट संपर्क में असंख्य रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से दोनों गैसेस शीघ्र विसरित हो जाती हैं। ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से फ्रॉग या
फ्रॉग्स के अंदर बेसिकली 3 प्रकार के क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बकल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसके बारे में आप अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं लिजर्ड्स में, यानी कि रेप्टाइल्स के अंदर। तो सामान्य तौर से जो रेप्टाइल्स हैं उनमें केवल पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, दैट इज़ रेस्पिरेशन बाय लंग्स। तो यहाँ पे भी आप चित्र में देखेंगे कि लिजर्ड के अंदर जो नॉस्ट्रल्स हैं उससे माउथ में, एंड देन द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, द ट्रैकिया एंड फाइनली द lungs. Here also you do not have any type of air sacs. तो एक जोड़ी जो है लंग्स पाए जाते हैं लिजर्ड के अंदर, और ये जो फेफड़े हैं वो दीर्घित, फ्यूजिफॉर्म, पतली भित्ति युक्त और नारंगी रंग के खोखले थैले होते हैं जो आकार और विस्तार में लगभग एक समान होते हैं। और इनमें जो प्रवेश करने वाली ब्रोंकस है वो हायर वर्टिब्रेट्स की भांति जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें नहीं बढ़ती हैं। एक पल्मोनरी धमनी द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों में आता है इनके अंदर, और एक पल्मोनरी शिरा द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हृदय को भेजा जाता है। तो इसके अंदर इस प्रकार से एक सर्कुलेशन होता है ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब नेक्स्ट है पिजन या बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स के अंतर्गत जो श्वसन तंत्र है उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। आप देख सकते हैं बीक के वहाँ जो नॉस्ट्रल्स उपस्थित हैं वहाँ से जो है माउथ के अंदर जाता है, और फिर जो है ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा लंग्स के अंदर एयर पहुँचती है, और लंग्स से ही जुड़े हुए एयर सैक्स होते हैं इनके अंदर। सो द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम consists of the respiratory tract, respiratory organs which include lungs and air sacs. तो ये जो है आपको बर्ड्स के अंदर इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या लंग्स हैं वो दो गहरे लाल रंग के जो है फेफड़े, इसके अंदर जो लंग्स हैं उसका कलर थोड़ा पर्पलिश है, बट बेसिकली क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए दे आर रेडिश इन कलर, छोटे होते हैं, ठोस होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं। जबकि फेफड़ों के चारों ओर से जो घेरे हुए स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ चित्र में भी, वो जो है एयर सैक्स होते हैं। और ये जो है इनका जो संपूर्ण परिमाण है या आयतन है ये फेफड़ों से कई गुना अधिक होता है। दे आर लार्जर इन डायमीटर इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द लंग्स। देन ये जो एयर सैक्स हैं ये मेनली जो होते हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। इंटरक्लेविकुलर होते हैं, सर्वाइकल होते हैं, एंटीरियर थोरैसिक, पोस्टीरियर थोरैसिक और एब्डोमिनल। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन that they occupy they are named after that. So function of air sacs क्या होता है? जो ये वायु कोश हैं ये एक ओर से श्वसनियों के साथ और दूसरी ओर से हड्डियों की जो न्यूमैटिक कैविटीज़ होती हैं उनसे संबंधित रहते हैं, और इनकी जो मेन जो कार्य है वो है एक बायंसी मेंटेन रखना, जो कि उड़ान के वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसीलिए ये जो है फ्लाइट एडेप्टेशन के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो प्रेजेंस है दैट इज़ अ फ्लाइट एडेप्टेशन फाउंड इन बर्ड्स, और ये एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। साथ ही इनका जो कार्य है वो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है और कार्डियक मूवमेंट्स को प्रॉपर रखना भी इनका एक मुख्य कार्य होता है। अब हम बात करते हैं प्राइमेट्स या मैमल्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नॉस्ट्रल्स द्वारा जो एयर है वो पहुंचती है थ्रोट के अंदर, थ्रोट के बाद जो है ट्रैकिया के अंदर,
ट्रैकिया जो है आगे जाके ब्रोंकस और फाइनली हर एक लंग में जो है ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाता है। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो आगे जाके एल्वियोलाई के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट डायग्राम में यदि आप देखें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सो यू हैव द नोज, द नॉस्ट्रल्स थ्रू विच आफ्टर दैट यू हैव द pharynx, देन द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद है ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है आगे जाके लंग्स के अंदर प्रवेश करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड देन फाइनली ब्रोंक्यूल्स जो है ब्रांच आउट होती हैं एल्वियोलाई के अंदर। और ये एल्वियोलाई जो है ये इनके समीप जो है वेन भी होती है और आर्टरी भी होती है। तो आर्टरी तो जो है ऑक्सीजन जो है कैरी करती है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है हार्ट तक पहुंच जाती है, जहाँ की जो है प्यूरिफिकेशन होकर और वापस आ जाता है। सो द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका एक मेन जो डायग्राम है आउटलाइन डायग्राम वो इस प्रकार से है कि ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट ये एंटर करती है नेज़ल कैविटीज़ में, नेज़ल कैविटीज़ से ये फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया के अंदर प्रवेश करती है, ट्रैकिया से फिर ये ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर एल्वियोलाई में जाती है, एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर वहाँ से जो है ब्रोंक्यूल्स में वापस से जो है ये प्रवेश करती है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकियाई में आता है, ब्रोंकियाई से ट्रैकिया, और बेसिकली जो है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इट एंटर्स द ब्रोंक्यूल्स, देन द ब्रोंकियाई, ट्रैकिया और फेरिंग्स, नेज़ल कैविटी, एंड देन बाहर की तरफ जो है जो एयर आपको एक्सपीरेशन में आप बाहर एक्सपायर करते हैं दैट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज़ इनटू द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इन्हेलेशन यानी श्वसन, जब हम सांस हम लेते हैं अंदर की तरफ तो वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर that we give out into the environment. So one basic question is why do animals breathe? Animals जो है ये श्वसन की प्रक्रिया क्यों होती है इनके अंदर, इसके बारे में आप सोचिए और इस लेक्चर को जो है दोबारा से अच्छे से पढ़िएगा। Thank you very much and do keep seeing our videos on this YouTube channel ID that is given below. Thank you.